Hello students, today we are going to discuss about the respiratory system in humans. The main respiratory organ in human is lungs, and the respiratory system consists of many organs together working together. So we start with the first, that is a nasal opening or a nostril. सबसे पहले नेजल ओपनिंग होती है जिसका दूसरा नाम नॉस्ट्रिल कहते हैं हम इसको। ये इस नेजल ओपनिंग से हवा अंदर और बाहर छोड़ी जाती है। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन प्रोसेस इस ओपनिंग से किया जाता है। नेजल ओपनिंग के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज अ पैसेज विच इज कॉल्ड नेजल पैसेज। इसमें the air it contains, this passage contains two things, that is hair and mucus. इसमें hair और mucus दो चीजें होती हैं इस पैसेज में, और this passage is divided into two halves. This passage is divided into two halves by the nasal septum. इसमें एक cartilaginous septum होता है that divides the nasal passage into two passages, and this passage consists of hair and mucus, and they both helps in conditioning of air. हवा को साफ करना, कंडीशनिंग ऑफ एयर का मतलब है हवा को साफ करने का काम ये हेयर और म्यूकस मेम्ब्रेन। हेयर एयर में से डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन उन डस्ट पार्टिकल्स को अपनी इंटरनल लाइनिंग पे स्टिक करने की वजह से अंदर जो एयर जाती है वो बिल्कुल क्लीन होके जाती है। तो नेजल पैसेज में हेयर और म्यूकस का फंक्शन हमने समझ लिया। नाउ देयर इज अ कॉमन पैसेज, ये नाक का रास्ता होता है, ये माउथ ओरल कैविटी है और ये माउथ है। तो इन दोनों के बीच में these two openings are called larynx, pharynx, and this pharynx is a common passage for nasal as well as mouth opening. And this pharynx continues in a tube that is called a larynx. ये connect होता है pharynx larynx के साथ. So first we say it's a common passage from oral cavity and nasal cavity. ये दोनों की एक common passage होता है जहाँ ये दोनों connect करते हैं। कहते हैं pharynx के बाद आ जाता है larynx. larynx का दूसरा नाम होता है voice box. इस वॉइस बॉक्स के ऊपर देयर इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये हमने एपिग्लॉटिस बनाया, इस एपिग्लॉटिस को फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप एपिग्लॉटिस बोलते हो, ये इस लैरिंक्स की ओपनिंग को कवर करता है सो दैट द फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप। विंड पाइप में फूड ना जा पाए उसके लिए, उसको रोकने के लिए ये एपिग्लॉटिस कवरिंग लैरिंक्स के ऊपर दिया गया है। और यही एपिग्लॉटिस की कवरिंग जब वाइब्रेट करती है तो वॉइस प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हमने लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी बोला। हम लैरिंक्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, लाइक दिस इज एन ओपनिंग एंड देयर इज अ फ्लैप कवर्ड ऑन दिस ओपनिंग, सो दिस इज एपिग्लॉटिस एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस को कवर करने वाली जो फ्लैप है वो एपिग्लॉटिस हो गई। तो उसके बाद हमारे पास आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया आप देखिए, ये जो ब्रॉड एरिया मैंने बनाया है दिस इज कॉल्ड लैरिंक्स एंड दिस कैन बी सीन इन द ग्रोन अप बॉयज एज अ एडम्स एप्पल। ये वाला एरिया हम एडम्स एप्पल की फॉर्म में, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, नेक में फील किया जा सकता है एक मेच्योर एडल्ट मैन में। एंड दिस द कार्टिलेजियस रिंग लाइक द सेमी सर्कुलर रिंग्स ऑफ दिस ट्यूब दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम होता है wind pipe, right? I'll erase this so that you can able to read the rest of the portion. ट्रैकिया का दूसरा नाम होता है विंड पाइप। अब ट्रैकिया इट कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कुलर cartilaginous ring. Now what is the semicircular cartilaginous rings and what is their function? ये cartilaginous ring इस ट्यूब को स्टिफनेस प्रोवाइड करता है एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया सो दैट इट विल नॉट कोलैप्स इन द केस ऑफ फोर्सफुल एक्सहेलेशन। तो हम इसका फंक्शन भी लिख सकते हैं। द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन कम इन एग्जाम। फंक्शन ऑफ ट्रैकिया इज टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ respiratory tract
in case of फोर्सफुल एक्सहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन का मतलब होता है जब हम बहुत फोर्सफुली और व्हेन वी एक्सहेल आउट लार्ज अमाउंट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, तो चांसेस हैं कि लंग्स अंदर से म्यूकस लाइनिंग की वजह से स्टिक कर जाए आपस में। तो उस स्टिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए दीज सेमी सर्कुलर कार्टिलेजियस रिंग्स आर प्रोवाइडेड इन दिस लॉन्ग ट्यूब, दिस ट्रैकियल ट्यूब। एक्चुअली द कार्टिलेजियस रिंग्स और द स्टिफनेस इज प्रेजेंट थ्रू आउट द ट्यूब्स प्रेजेंट इन द lungs as well as in this tracheal region, and but the bronchi, the diameter of the tube reduces as it divides further. तो ट्रैकिया सबसे ज़्यादा मोटी, सबसे ब्रॉड ट्यूब है, उसमें ट्रैकियल रिंग्स हैं, उसमें कार्टिलेजियस रिंग्स हैं। ये ट्रैकिया आगे दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है व्हेन इट एंटर्स इनटू द लंग्स। So these two tubes that divides it into tracheal into two parts, this is called bronchi. This is called bronchi or bronchioles. These bronchi and bronchioles are the tube that enters into the lungs, and these bronchioles further divided into the air sacs, or you can say alveoli. Now air sacs and alveoli is the last part of the respiratory system. Last part होता है respiratory system का, and it is a thinner most area. Alveoli जो होता है, अगर हम इसका structure draw करें, so if this is a thinnest bronchiole, then these are the fine alveoli. These are the swollen ends of alveoli, and from where the gaseous exchange occur. And the thickness of this membrane, this thickness is single cell layer. ये बिल्कुल इतनी थिन होती है कि सिंपल डिफ्यूजन मेथड से यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज इनटू द ब्लड एंड इनटू द लंग्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड alveoli can takes place. So we can say the alveoli are the air sacs, and it is also a last part of the respiratory system, and they are the thinnest portion of the thinnest part also. The thinnest part may helps in the exchange of gases by the diffusion. Alveoli के characteristics, how the alveoli are designed. This is a very common question that can be asked in the exams. How the alveoli are designed for the exchange of gases. The one thing is that they are very thin and they are single cell layer. The second is they are numerous in number. They increases the surface area of the respiratory tract, respiratory system, increases the surface area. And the second one is they have a single cell layer, or they are very thin. And the third one is they are richly supplied by the blood vessels. They are richly supplied by the blood vessels that you call capillaries, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। तो तीन चीज़ें जो हम कह सकते हैं कि एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई को बनाते वक्त, डिज़ाइन करते वक्त सोचा गया था, दैट इज दे शुड बी थिन सो दैट दे कैन ईजिली डिफ्यूज द गैसेज इन एंड आउट, एंड दे हैव मोर surface area so that large amount of gases can be exchanged, and they have rich blood supplies for the large amount of gases can be exchanged into the blood easily, right? So this is all about the respiratory system. Now we'll talk about how the breathing process occurs, the mechanism of breathing. Now the mechanism of breathing requires three important things. अब मैकेनिज्म समझने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, इम्पोर्टेंट फंडास को क्लियर करना है, जिसमें वी ऑल नो दैट सपोज दिस इज द साइज ऑफ वन लंग. This is one lungs that is surrounded, it's all covered by the rib cage. We can say these are the rib bones that surrounds the lungs, and the lungs are very well protected under these bones. And there is a very strong muscle present beneath this thoracic cavity, that is a diaphragm. And in between these ribs there is the muscles that are called intercostal muscles. फिर से समझते हैं, अगर हम एक लंग्स के डायग्राम का ड्रॉ करके देखते हैं तो ये लंग्स इस तरह हैं, और लंग्स के ऊपर होती हैं प्रोटेक्टिव बोन्स जिनको हम रिब्स बोलते हैं. ये बोन्स हैं, रिब बोन्स हैं, और इन रिब बोन्स को बीच में से जोड़ा जाता है इंटरकॉस्टल मसल्स के थ्रू, राइट? इंटरकॉस्टल मसल्स के साथ साथ एक और मसल है जो लंग्स के बिल्कुल नीचे, जो पार्टीशन करता है एब्डोमेन, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी. एक्चुअली दिस इज द पोर्शन वेयर एब्डोमेन और स्टमक इज प्रेजेंट, एंड दिस इज द लंग पोर्शन, एंड इट इज डिवाइडेड बाय दिस डायफ्राम मसल, राइट?
So these diaphragm muscles and this upper lungs are going to take part in the mechanism of breathing. We can write it here. This is thoracic cavity, and below the diaphragm there is a abdominal cavity. Right? Now we'll start with the mechanism. Before learning the mechanism, we have to understand that what are the things that take part in the mechanism of breathing. The first we have to learn the rib muscles. The first thing that is going to take part in the breathing is rib muscle. The second one is going to take part is the diaphragm muscle. दूसरी चीज डायफ्राम मसल काम करेगी, पहले रिब मसल्स काम करेंगे. इन दोनों का रोल होगा ब्रीदिंग करने में. तो ब्रीदिंग इज नथिंग बट द टू प्रोसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. तो हम बारी बारी से दोनों प्रोसेस पहले पढ़ेंगे. हम पहले इनहेलेशन पढ़ते हैं. तो अभी क्या होगा, रिब मसल और डायफ्राम मसल्स का पहले रोल समझते हैं. कहते हैं कि अगर रिब मसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं तो रिब मसल्स कंट्रैक्ट करने पर तो चेस्ट कैविटी को the size of chest cavity decreases. Like when the muscles contract, it reduces the size of chest cavity. And when the rib muscles contract, तो diaphragm muscle हमेशा रिलैक्स होंगे. ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आपको याद रखना है कि जब भी रिब मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो डायफ्राम मसल रिलैक्स करेगा, और जब रिब मसल्स रिलैक्स करेंगे तो डायफ्राम मसल्स हमारा कंट्रैक्ट करेगा. ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है. हमें ये सब चीज़ें, हमें इस चीज़ को बड़े ध्यान से और एक बार समझ लेंगे तो उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा. तो हमने क्या करना है, अब हम पहले काम करते हैं कि first let's learn how the inhalation takes place. Now inhalation takes place, first the rib muscles relax. When the rib muscles relax, then the size of chest cavity goes out. The size of chest cavity increases, like outward. The rib muscles contract, relax, then the size of the chest cavity increases like this. And if I told you before also, rib muscle अगर रिलैक्स करेंगे तो उसके साथ डायाफ्राम हमारा कंट्रैक्ट करेगा. तो दूसरा स्टेप क्या होगा, तो डायाफ्राम कंट्रैक्ट करता है. अब जब डायाफ्राम कंट्रैक्ट करेगा तो डायाफ्राम कंट्रैक्ट करके नीचे की तरफ आएगा और वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा. तो अगर ये दोनों चीज़ें बाहर की तरफ जब जाएंगी तो वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity increases. Volume is inversely proportional to pressure. This is very simple logic we have done in the chemistry also. वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर रिड्यूस होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा. अब यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी decreases. Very simple. If the pressure inside the chest cavity decreases and pressure in the atmosphere, pressure in the air is more, then the air moves from high pressure to low pressure. So it's very, very simple. The air from the atmosphere moves into the oxygen, or the air moves from high pressure to low pressure area. Very simple. Pressure to low pressure. So pressure inside the chest cavity is less, pressure outside in the air is more. तो वहाँ से एयर से हवा अंदर आएगी और हम सांस अंदर खींचते हैं. बिल्कुल वेरी सिंपल. इनहेलेशन में बिल्कुल लॉजिक, हमने दो बात का लॉजिक लगाना है. रिब मसल रिलैक्स, डायफ्राम कंट्रैक्ट. अगर डायफ्राम और कंट्रैक्ट करने पर, रिब मसल्स के रिलैक्स करने पर वॉल्यूम साइज थोरेसिक कैविटी का बढ़ जाता है, अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा. प्रेशर अंदर चेस्ट कैविटी में कम होगा तो चेस्ट कैविटी के बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो हवा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करेगी और हम सांस अंदर खींच लेते हैं. इसी प्रोसेस को अगर हम एक्सेलेशन की फॉर्म में करना चाहें तो हम कैसे इस चीज़ को चेंज करेंगे. एक्सेलेशन में सब कुछ सेम रहेगा. द ओनली थिंग, वेरी स्मॉल वर्ड्स विल चेंज. हाउ दिस हैपन्स, लेट्स सी. कहता है रिब मसल पहले रिलैक्स कर रहे थे तो अब हम उसको क्या करेंगे, हम करेंगे अब कंट्रैक्ट.
अब रिब मसल्स जब कंट्रैक्ट करेंगे तो चेस्ट कैविटी अंदर की तरफ दबेगी, इसका साइज अंदर की तरफ दबेगा, और डायफ्राम उसके बदले में रिलैक्स करेगा इस बार। अब डायफ्राम जब रिलैक्स करता है तो बाहर की तरफ, नीचे की तरफ ना होके ये और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, तो ये नीचे से भी थोरेसिक कैविटी को पुश करेगा। डायफ्राम रिलैक्स होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इस कारण डिक्रीज कर जाएगा, साइज थोरेसिक कैविटी का रिड्यूस कर जाएगा, तो प्रेशर अंदर की तरफ चेस्ट कैविटी में बढ़ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, जब इसका साइज रिड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, बाहर का प्रेशर लेस होगा, तो एयर विल मूव from high to low obviously, and the air will move from high to low, so now the pressure is inside high and outside low, the air move out, very simple। तो एक्सहेलेशन हो जाता है। तो जब हवा बाहर छोड़नी है तो एक्सहेलेशन में ये प्रोसेस होता है, जब हवा अंदर लेते हैं तो एक्सहेलेशन, तो इसमें हमारा साइज चेस्ट कैविटी का अंदर की तरफ दबेगा तो चेस्ट कैविटी दबेगी, नीचे से डायफ्राम पुश करेगा, साइज रिड्यूस हो रहा है, हवा बाहर छोड़ी जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ breathing, inhalation and exhalation. Please learn it thoroughly. We'll meet you soon. Best of luck.